Welcome students. I, Karnika Gupta, Assistant Professor in SNRL Jairam Girls College, Lohar Majra Kurukshetra, is presenting this lecture which is based on your subject Entrepreneurship Development. इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक है रीजंस फॉर फेल्योर एंड विजिबल प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेसेस। तो आपके सिलेबस के इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली एक तो यही टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि कंटेंट्स में लिखा गया है, फर्स्ट रीजंस फॉर फेल्योर एंड विजिबल प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेसेस। इसके साथ साथ जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि अगर एक बिजनेस के फेल्योर होने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं या बिजनेस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ओवर कम करने के लिए भी उन बिजनेस प्रॉब्लम्स को या सक्सेस को इंश्योर करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ चीजें होनी चाहिए, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे सेकेंड टॉपिक के रूप में, इंश्योरिंग सक्सेस एंड ओवरकमिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको कुछ रेफरेंसेस और रीडिंग्स मिलेंगी जो आप यूज कर सकते हो टॉपिक कवर करने के लिए, और आपको क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक फर्स्ट इज रीजंस फॉर फेल्योर एंड विजिबल प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेसेस। यानी कि एक जो बिजनेस है, एक स्टार्टअप है, एक एंटरप्रेन्योर जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बिजनेस फेल हो जाता है किसी ना किसी बिजनेस स्टेज पर, या वो इनिशियली स्टेज पर ही बिजनेस फेलियर हो जाएगा या थोड़ा आगे तक जाएगा लेकिन वो ज्यादा जो है अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा मार्केट में। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने एक टॉपिक प्रीवियस वीडियो में मे बी कवर किया हो, जो टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ अ न्यू बिजनेस। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक बिजनेस के सक्सेस के लिए या फेल्योर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर वो फैक्टर्स आपको निगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके बिजनेस को निगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो सभी के सभी फैक्टर्स रीजंस बन जाते हैं किस चीज का? बिजनेस फेल्योर का। तो देखिए, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जो हमने पढ़े थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, वो ऑब्वियसली अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। तो अगर उनसे आप ये नहीं सोच सकते कि उन फैक्टर्स को आप अकॉर्डिंगली चेंज करें, आपके बिजनेस को आपको उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हो अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को, पॉलिसीज को, देन आप सक्सेस अचीव करते हो। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि इंटरनल कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जो बिजनेस है वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाता, बिजनेस फेल्योर की कगार तक पहुंच जाता है, सफल नहीं हो पाता, असफल रह जाता है। ऐसा क्या होता है? तो ऐसा होता है उन फैक्टर्स की वजह से बेसिकली जो आपके हाथ में थे, कंट्रोलेबल थे, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। जनरली इंटरनल फैक्टर्स जो एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, या फिर जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बनाई है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, या उसके जो पीपल है, उनको लेके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा मार्केट में और वो असफल रह जाता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है पुअर आउटलुक। पुअर आउटलुक हो सकता है एंटरप्रेन्योर का, मैनेजमेंट का। पुअर आउटलुक स्टैंड्स फॉर कि जो आपका तरीका है चीजों को देखने का, नजरिया है एंटरप्रेन्योर का या मैनेजमेंट का, वो सही नहीं है। जैसे माइंडसेट अपने एम्प्लॉयज को लेकर वो ठीक नहीं है, या बिजनेस को जिस ढंग से आपको देखना चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को जिस ढंग से देखना चाहिए मार्केट में, वो आप उस तरीके से उनको अचीव नहीं कर पा रहे हो, उनको देख नहीं पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा रीजन है एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से पुअर आउटलुक। सेकेंड इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट। इट इज ऑब्वियस कि किसी भी एक बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए उसकी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस्ड होना बहुत जरूरी है, या फिर अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो इस तरह की हो को धीरे धीरे अपने ही चाहे जो उसके वर्क्स हैं उनसे सीखे, अपनी कमियों से सीखे, अपनी गलतियों से सीखे। लेकिन अगर इस तरह की मैनेजमेंट नहीं है तो फिर बिजनेस जो है वो फेलियर की कगार तक पहुंच जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के सभी डिसीजंस जो है वो आपको अपने कस्टमर्स को, अपने सेल्समैन को, या आप कह सकते हैं जो भी बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं उनको, सभी को देख कर लेने पड़ते हैं। तो जब आप उनको देखकर डिसीजन नहीं ले पाते हो और आपका बिजनेस, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तो वो डिसीजंस जो हैं वो आपके बिजनेस के लिए गलत साबित होंगे और बिजनेस के फेल्योर का कारण बनेंगे। तो ये प्रॉब्लम है बिजनेस के लिए। देन
थर्ड इज स्ट्रैप्ड बजट। ये तो प्रॉब्लम बहुत सारे बिजनेसेस में रहती है, बहुत सारे स्टार्टर्स में रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा था सीड कैपिटल जो आपको चाहिए बिजनेस को इनिशियल स्टेज पर यूज करने के लिए, वहां पर आपको पैसा बहुत कम आपके पास होता है। जो बजट आपका होता है खर्च करने के लिए वो बहुत कम है आपके हाथ में, और आपके पास सोर्सेज कौन से होते हैं? सिर्फ आप खुद हो सकते हैं सोर्स एज एंटरप्रेन्योर, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, गवर्नमेंट की ग्रांट्स हो सकती हैं, कुछ हद तक आपके कुछ सप्लायर्स हो सकते हैं, लेकिन ह्यूज कैपिटल जो है वो आपको नहीं मिल पाती। तो एक लार्ज स्केल पर अपने बिजनेस को आप तब तक रन नहीं कर सकते जब आपका बजट जो है आपके फेवर में ना हो। तो ये बजट जो है ये भी क्या होता है, आपका एक रीजन बन सकता है, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम बन सकती है, उसके सक्सेस को आप कह सकते हैं अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपका बजट जो है वो स्ट्रैप्ड बजट है। देन इनएडिक्वेट सीड कैपिटल। सीड कैपिटल स्टैंड्स फॉर जो कैपिटल हमें इनिशियल स्टेज पर, जब बिजनेस एक आइडिया ही है तो उसको एक्चुअल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं सीड कैपिटल। तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, यूनिट्स में जो बिजनेस सेटअप करते हैं उनके पास ये कैपिटल इनएडिक्वेट रहती है, जितनी चाहिए उतनी नहीं होती है, या तो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कैपिटल को या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, वो भी रीजंस बनते हैं बिजनेस फेलियर के। उसके बाद है इम्प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजंस। तो एक बिजनेसमैन को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन सभी के सभी, लाइक इन्वेस्टिंग डिसीजंस हो गए, कैश फ्लो मैनेजमेंट डिसीजंस हो गए, आप कह लीजिए बजटिंग डिसीजंस हो गए, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हो गए, इन्वेंट्री कंट्रोल डिसीजंस हो गए। तो ये डिसीजंस अगर सही नहीं है तो आपका बिजनेस धीरे धीरे फेल्योर की कगार तक पहुंच जाएगा। देन इम्प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ताकि बिजनेस में क्या आपको नया चाहिए या क्या आपको करना है, कौन सी मार्केट्स में जाना है, आपके कस्टमर्स कैसे, इन सबकी डिटेल आपको मिलती रहे, आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है या आप उसमें एक्सपीरियंस नहीं हो, प्रोमिनेंट नहीं हो, तो फिर वो भी एक कारण बन सकता है आपके बिजनेस के खत्म होने का या फेल होने का। उसके बाद है इम्प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स स्टैंड्स फॉर कि आपके जो प्रोडक्ट लाइन है वो कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं और उनकी डेप्थ लेंथ कितनी है। स्टैंड्स फॉर जो आपकी मिक्सचर है गुड्स का वो कैसा है, आपके प्रोडक्ट लाइंस कितनी है और उनका मिक्सचर कैसा है प्रोडक्ट्स का, लाइक कितने वैरायटी सॉर्ट्स आप डिजाइन जो है कस्टमर्स को देते हो। तो ये प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना, कौन सा प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, किसको आप कंट्रैक्ट करना चाहते हो, किस नए टाइप की प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट डिसीजंस होते हैं बिजनेस के लिए। अगर ये डिसीजन कहीं पर भी गलत है या ये इम्प्रॉपर है तो आपके बिजनेस जो है उसके लिए ये एक प्रॉब्लम साबित हो सकता है। देन पुअर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल और इंश्योरिंग क्वालिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। क्वालिटी मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जिनके जो बिजनेसेस यूज करते हैं, और हर कस्टमर जो है जनरली हर प्रोडक्ट को, सर्विस को क्वालिटी के पैरामीटर पे जो है वो तोलता है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक एस्टैब्लिश्ड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अगर आप इसमें सही नहीं हो तो ये भी रीजन है आपके बिजनेस के फेल होने का। उसके बाद डेलीगेटिंग टास्क। देखिए डेलीगेशन ऑब्वियसली टॉप लेवल जो है या वर्क जो है वो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन करते हो तो आप उसको डेलीगेशन कहते हो, बट डेलीगेशन एक आर्ट है। किसे काम देना चाहिए, किस तरह के काम देने चाहिए और किस तरह से डेलीगेशन जो है वो स्प्रेड हो चुकी है सेंट्रलाइजेशन से लेके, जब हम बात करते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, उससे आप जब पहुंचते हैं डेलीगेशन तक तो आपको बहुत सारी, आप कह सकते हैं एक कंटिन्यूम है वो। जब आप सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से आगे डेलीगेशन की बात करते हैं तो डेलीगेशन एक आर्ट है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है। और डेलीगेशन टास्क में अगर आपका एंटरप्रेन्योर या आपका जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, तो ये भी रीजन हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपके जो वर्क्स हैं वो उस तरह से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप वर्क करना चाहते थे। देन टाइम मैनेजमेंट। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट जो है डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो भी आप काम करते हो उसके लिए बहुत नेसेसिटी है। और अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आपका बिजनेस फेल का कारण बनता है टाइम मैनेजमेंट, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। देन इम्प्रॉपर लीडरशिप। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेन लीडर है वो है एंटरप्रेन्योर। तो लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं। सबसे बेस्ट है वो है सिचुएशनल लीडरशिप, क्योंकि कोई भी स्टाइल अपने आप में सही नहीं होता। तो लीडरशिप को एक तो रिजिड नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लीडर्स जो है वो ऐसे होने चाहिए जो अपने फॉलोअर्स को भी ध्यान रखें और मतलब अपने प्रोडक्शन को, अपने वर्क को भी ध्यान में रखें। तो इस तरह के लीडर्स जो है बहुत कम होते हैं मार्केट में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। तो अगर लीडरशिप प्रॉपर नहीं मिल रही है एम्प्लॉयज को तो ये रीजन बनता है बिजनेस के फेल होने का। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रेड मैन पावर। तो मैन पावर आपके एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, तो जब ये ह्यूमन रिसोर्स ही आपके ट्रेंड नहीं है या स्किल्ड नहीं है तो आपका जो बिजनेस है उसमें आपको, आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक नेगेटिव
इम्पैक्ट डालता है आपके बिजनेस के ऊपर, और फिर आपके बिजनेस के फेल होने का ये क्या बनता है, रीजन बनता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लिमिटेशंस इन मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक्टिविटीज सेलिंग की आप कह सकते हैं, ये ऑल काइंड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, असेंबलिंग आप कह सकते हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग और बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है वो आपको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सभी परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें कहीं कभी कभी आपका जो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं लिमिटेशन रह गई है, कुछ कमी रह गई है, तो वो भी बिजनेस की फेल का कारण बन सकती है। देन रैपिड इनोवेशंस। आप जानते हैं कि मार्केट में टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, इनोवेशंस इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज आ रहे हैं कि आपको भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है, नहीं तो आप अपने बिजनेस से आउट हो जाओगे। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो मार्केट से आउट हो गए, कंपनीज को उन प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ा, नई सेक्टर्स में डील करना पड़ा, तो ये भी रीजन हो सकता है। देन लैक ऑफ बिजनेस लिंकेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपने बिजनेस, जिस बिजनेस में आप हो उसमें रहते हुए एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने लिंक्स एस्टेब्लिश करे दूसरे बिजनेसेस के साथ, पार्टनर्स बनाए, पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे फोकस करे। तो अगर वो इस तरह के बिजनेस लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने में आप कह सकते हैं समर्थ नहीं है, या वो उसमें कैपेबल नहीं हो पाता है, तो वो भी रीजन है बिजनेस फेलियर का। देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटीज। तो अगर आप अपनी फुलर कैपेसिटीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जो आप एक्चुअल वर्क कर सकते हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आपके फिजिकल रिसोर्सेज की बात हो, तो भी ये रीजन बन सकता है फेल्योर का। देन हाई वेस्टेज, ऑब्वियसली दिस इज द मेन टर्म की अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के टाइम पे या किसी भी तरह से वेस्टेज ज्यादा है, टाइम रिसोर्सेज की वेस्टेज ज्यादा है, तो वो भी आपका रीजन है फेल्योर का। देन लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये दोनों मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस जरूरी है आपके एम्प्लॉयर में, दैट इज एंटरप्रेन्योर में, और एम्प्लॉयज में भी। तो ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो छोटी सी बात भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आपको मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए। अगर लैकिंग है इन पार्ट पे आप और आपके एम्प्लॉयज, तो वो आपके बिजनेस फेल का कारण बन सकता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी कैसी है आपकी, वो एक रीजन हो सकता है, प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो किस तरह का है, और वो क्योंकि एक तरह से कई बार मोटिवेशन का कारण भी बनता है एम्प्लॉयज के लिए, तो ये भी रीजन हो सकता है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस कंपटीशन, सॉरी। तो सेल्फ कंपटीशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो किस तरह से सेल्फ कंपटीशन को लेता है। तो एक होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हो और आप हाइट तक पहुंचते हो, या कई बार आप खुद से compete नहीं कर सकते, मतलब सेल्फ कंपटीशन जो है वो हेल्दी नहीं होता, तो उस केस में जो आपका बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। देन लैक ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इट इज नेसेसरी कि आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें या अलग अलग टाइप की कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज दें जो कि उनको हेल्प कर सके बिजनेस को आपके ग्रो करने में और वर्क करने में। लेकिन अगर आपका आपके यहाँ जो आपकी आप कह सकते हैं मार्केट है वहां पर इस तरह की फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो आपके लिए एक रीजन बन सकती है बिजनेस फेल्योर का। उसके बाद है एंटरप्रेन्योर फेसेस हेरासमेंट। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक्चुअली में एक न्यू इनोवेशन करके न्यू न्यू आप कह सकते हैं कुछ एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता सोसाइटी का या इवन फैमिली का, तो इसीलिए उसको बहुत टाइम हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। और ये जो हरासमेंट होती है ये डिप्रेस करती है उसको डीमोटिवेट करती है, जिस जो बिजनेस फेलियर्स के रीजन बनते हैं। देन रिएक्टिव एटीट्यूड, रिएक्टिव एटीट्यूड एंटरप्रेन्योर का वो एटीट्यूड है जिसमें वो इमीडिएटली किसी मार्केट कंडीशन पर रिएक्ट करता है, जबकि इमीडिएटली रिएक्शन जो है वो एक आप कह सकते हैं पर्सनालिटी का गुड करेक्टर नहीं है। आपका जो एटीट्यूड है वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, आप इमीडिएटली एक्ट ना करें बल्कि उसको सर्कमस्टांसिस को समझें, फिर उसके बाद आपको एक्ट करना चाहिए। देन फेलियर टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स, हम पढ़ते हैं कि मार्केटिंग के लिए या अपने बिजनेस को रन करने के लिए कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, इसलिए कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड्स को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहीं पर फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब जो जिसको आप एक्चुअल मार्केट अपनी समझ रहे थे वो मार्केट आपकी खत्म हो चुकी है, तो वो फेलियर फिर आपका जो है वो सर्टेन है। देन ओवर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन सभी को चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपने बिजनेस को बहुत कम टेन्योर में एक्सपैंड करते हैं तो वो भी बहुत रीजन बन सकते हैं। जैसे डाइवर्सिफिकेशन बहुत टाइम रीजन बन सकते हैं, कई पॉइंट्स पे आपको अपने कोर एरियाज को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी रीजन हो सकते हैं बिजनेस फेल्योर्स के। एंड लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अपडेशन, जैसे हमने कहा कि रैपिड इनोवेशन हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज जो है वो डे बाय डे चेंज हो रही हैं, तो आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है, आपके बिजनेस को अपडेटेड रहने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप धीरे धीरे फेलियर की तरफ चले जाते हो। तो ये कुछ रीजंस हुए, हमारा टॉपिक जो था रीजंस फॉर
फेल्योर एंड विजिबल प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेसेस उसमें। तो अगर ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो सकता है, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होने चाहिए जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, इंश्योरिंग सक्सेस एंड ओवरकमिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन आप सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए या अपने सक्सेस को इंश्योर करने के लिए कौन कौन सी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हो। तो मार्केटिंग रिसर्च, हमने कहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो आप ग्रो करोगे, इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूअस मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत है। और रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपके लिए काम करते हैं, और उस रिसर्च के बेसिस डिसीजंस के बेसिस पे अगर आप डिसीजंस लेंगे तो वो फैक्टफुल डिसीजंस होते हैं और वो आपकी सक्सेस को इंश्योर करने में आपकी हेल्प करते हैं। देन ओपन टू चेंज, जो एंटरप्रेन्योर है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए चेंजेस को लेके, बल्कि चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए वो ओपन होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी फीचर हो सकती है साइकोलॉजिकल नेचर के अकॉर्डिंगली, जो उसको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है। देन ओपन टू सजेशंस, सजेशंस कहीं से भी आ सकते हैं, इवन आपका जो लोअर लेवल एम्प्लॉय काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो भी आपको अच्छे सजेशंस दे सकता है। तो यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू सजेशंस, ये सक्सेस को इंश्योर करने में आपकी हेल्प करता है। देन अकाउंटिंग एक्यूरेसी, जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं टेक्निक्स अकाउंटिंग से, उनमें अगर आप एक्यूरेसी से बात करते हैं कि आपके अकाउंटेंट्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो या आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं ठीक से काम कर रहा है, तो वो बहुत बार आपकी अकाउंटिंग एक्यूरेसी भी सक्सेस का रीज़न हो सकती है। उसके बाद है टाइमली अपडेशन, ये भी हमने पॉइंट पढ़ा था कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे अपने नए चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, तो आपका बिजनेस से आउट होना जो है वो नेसेसिटी है। लेकिन टाइमली अपडेशन अगर आप करते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं और जिस टाइम पे जिस तरीके का एक्ट आपको करना चाहिए वैसा करते हैं, तो आप अपने सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, या किसी बिजनेस प्रॉब्लम को आप ओवरकम करने में आपकी ये पॉइंट हेल्प कर सकता है। देन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता है एंटरप्रेन्योर का, मैनेजमेंट का, तो धीरे धीरे अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं, उसके वो जो आपने लर्न किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, वो आपकी हेल्प करता है आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने के लिए। देन प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल एस्टिमेशन ना तो ओवर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए और ना ही अंडर कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए आप ये इंश्योर करें कि आपने जो प्रॉपर एस्टिमेशन लगाया है कैपिटल का वो ठीक है, और अगर वो एस्टिमेशन कहीं पर भी प्रॉपर नहीं होता है तो फिर वो रीज़न बन सकता है फेल्योर का। बट अगर आप प्रॉपर एस्टिमेशन करते हो तो हो सकता है कि वो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। उसके बाद है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि आपका जो डेट इक्विटी है उसका एक्चुअली में क्या रेशियो रहेगा, आपने जो फंड्स आप कह सकते हैं जो आपने कैपिटल अवेल किया है या जहाँ पर उनको इन्वेस्ट किया है, वो स्ट्रक्चर वो जो रेशियो है वो क्या है। तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपकी फर्म की वैल्यू बढ़े, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो आपको इंटरेस्ट रेट्स देने पड़ते हैं या डिविडेंड देने पड़ते हैं, उनका रेट जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए और फर्म की वैल्यू बढ़ जाए। तो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर आपको अडॉप्ट करना चाहिए जो आपके मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है, तो सक्सेस का कारण बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो अभी हमने कहा था कि क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज पे भी फोकस करना चाहिए। देन लीडरशिप एबिलिटीज, अगर जो एंटरप्रेन्योर है उसमें अच्छी लीडरशिप एबिलिटीज है, वो एक अच्छा लीडर है, तो वो एक टीम बिल्ड करके फंक्शन कर सकता है, काम कर सकता है। उसको पता होगा कि किस टाइप का एम्प्लॉय है, किस टाइप का ग्रुप है मेरा, और मुझे उसको उसको किस तरह से लीड करना है, तो वो भी आपके सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है। देन मेंटेन बिजनेस लिंकेजेस, तो ये हमने भी पढ़ा था कि अगर बिजनेस लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने में एक एंटरप्रेन्योर जो है वो आप कह सकते हैं फेल हो जाता है, तो बिजनेस भी उसका फेल हो सकता है। इसीलिए उसको बिजनेस लिंकेजेस मेंटेन करने चाहिए और हेल्दी रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर्स के साथ मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स भी है या ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि हेल्प करते हैं। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं है तो फिर रीजन है कि आप फेल हो सकते हो, इसीलिए आपको काम करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। कंजर्वेटिव एटीट्यूड वेयर नेसेसरी, तो कंजर्वेटिव एटीट्यूड वैसे तो हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर का या एंटरप्रेन्योर का, लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहाँ पे कंजर्वेटिव एटीट्यूड नेसेसिटी है। दैट मीन्स जिन प्रैक्टिसेस पे आप काम कर रहे हो उन्हीं प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली आप वर्क करो। तो इस तरह की सिचुएशन से डील करना और किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है जहाँ पे जरूरी हो, वो एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। लेस वेस्टेज, तो हमने कहा था कि वेस्टेज होगी तो आपके लिए जो है सक्सेस रेट कम हो जाएगा, फेलियर की तरफ आप जाओगे, इसलिए वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके हैं, बेसिकली फिजिकल रिसोर्सेज कह लीजिए या ह्यूमन रिसोर्सेज कह लीजिए, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन, आपका जो
एंटरप्रेन्योर है वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन अलग चीज होती है, बट जब आप इंटरनली मोटिवेट होते हो तो वो आप सिर्फ अचीव करने के लिए काम करते हो और आप मोटिवेशन से कॉन्फिडेंस से काम करते हो तो आप सक्सेस को अचीव करते हो। देन गवर्नमेंट सपोर्ट, तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है, नया बिजनेस है, गवर्नमेंट उसमें कुछ सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। बहुत टाइप के बिजनेसेस को लाइक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है या काउंसलिंग करती है, तो इस ये भी आपके लिए सपोर्ट का काम करती है और बिजनेस में सक्सेस रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करती है। तो ये हमारे दो टॉपिक थे। फर्स्ट के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं फेल्योर के, तो अगर ये रीजंस हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं रीजंस के रिवर्स हो गए, कि अगर ये रीजन है तो उससे आप रिवर्स काम करेंगे। जैसे अगर बिजनेस लिंकेजेस आपने मेंटेन नहीं करे हैं तो फेलियर हो सकता है, तो ऑब्वियसली सक्सेस रेट इंश्योर करने के लिए आपको बिजनेस लिंकेजेस बनाने चाहिए, मेंटेन करने चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था। नाउ ये कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ रीडिंग्स हैं जो कि अब बुक्स कुछ दिए हैं या वेब पेजेस हैं, ये आप पढ़ सकते हो और ये आपकी हेल्प करेगा इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। देन यहाँ पर कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द विजिबल प्रॉब्लम्स एंड एंटरप्रेन्योर फेसेस, ये हमने भी डिस्कस करा है। एक्सप्लेन इन डिटेल द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ न्यू बिजनेस, सेम है लेकिन पूछने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन में अलग है, लिखने आपको रीजंस ही है। एंड एक्सप्लेन हाउ एन एंटरप्रेन्योर कैन ओवरकम द बिजनेस प्रॉब्लम्स, ये भी हमने अभी डिस्कस करा है। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, फर्स्ट हाउ रिजिडिटी टू चेंज इज अ प्रॉब्लम, तो अभी हमने एक्सप्लेन किया था अगर आप चेंज नहीं होना चाहोगे तो कैसे एक प्रॉब्लम होगी। एक्सप्लेन इन एडिक्वेट सीड कैपिटल एज अ बिजनेस प्रॉब्लम, ये भी हमने डिस्कस करा। देन डज इम्प्रॉपर लीडरशिप रिजल्ट इन बिजनेस फेल्योर, यस वो करती है, कैसे करेगी हमने डिस्कस करा। एंड डज मार्केटिंग रिसर्च ओवरकम बिजनेस प्रॉब्लम, यस अगर आप प्रॉपर रिसर्च करते हो, मार्केटिंग रिसर्च करते हो तो आप अपने कस्टमर्स को इजिली जान पाओगे, आप अपनी मार्केट्स को पहचान पाओगे, आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है या आप कह सकते हैं आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी वो सब प्रॉपर रहेंगी, इसलिए आपकी मार्केटिंग रिसर्च जो है बिजनेस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है, ये आप बता सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। नाउ दीज आर द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, तो जो आपको ब्लू कलर से यहाँ पर नजर आ रहा है ऑप्शंस, ये आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के, और दूसरों से अलग दिखाने के लिए इसको जो है कलर चेंज किया है वीडियो में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ एक्सपीरियंस results in business problem, yes तो a option is correct, that is true. Second, to overcome business problems an entrepreneur must have a point is self confidence, b is leadership abilities and c is self control, तो तीनों होने चाहिए उसमें, इसलिए d option correct है, that is all. थर्ड क्वेश्चन इज बिजनेस लिंकेजेस हेल्प्स इन गुडविल मेकिंग, ए आपका ऑप्शन है, बी है ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स, सी बोथ, डी नन, तो बिजनेस लिंकेजेस दोनों में हेल्प करेगा ना, इससे बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी और आप प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर पाओगे, हमने भी पढ़ा है, इसीलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक बैरियर टू एन एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिक बैरियर कौन सा है इनमें से, तो आप देखिए ए ऑप्शन है सेल्फ मोटिवेशन, बी ऑप्शन है वर्क कल्चर, सी ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड डी ऑप्शन है लैक ऑफ विजन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एक ऐसा इकोनॉमिक बैरियर है जो फेलियर का कारण बन सकता है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। तो ये 4 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर हुए हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज द इनएडिक्वेसी ऑफ विच कैपिटल लीड्स टू बिजनेस फेल्योर, कौन सी कैपिटल अगर इनएडिक्वेट होगी तो बिजनेस फेल हो सकता है, तो ए आपका ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी ऑप्शन है सीड कैपिटल, सी ऑप्शन है बोथ एंड डी ऑप्शन है नन। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ सेपरेट थिंग जो कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सीड कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 6 इज आइडेंटिफाई अ फाइनेंशियल डिसीजन, तो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल डिसीजन होने चाहिए प्रॉपर ताकि आप सक्सेस रेट को बढ़ा सको, तो यहाँ पे पूछा गया कौन से फाइनेंशियल डिसीजन इनमें से हैं, आप आइडेंटिफाई करिए। तो ए पॉइंट है कैश फ्लो मैनेजमेंट, बी है इन्वेंट्री कंट्रोल, सी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डी है ऑल, तो तीनों ही डिसीजन एक्चुअल फाइनेंशियल डिसीजन में आते हैं, देयरफॉर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज if the value of company is high
एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लो, कंपनी की वैल्यू हाई है लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो उसकी कम है, देन इट इज, उसको क्या कहेंगे? ए ऑप्शन इज कैपिटल कॉस्ट, बी ऑप्शन इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव एंड डी ऑप्शन इज बोथ ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कंपनी के सक्सेस रेट के लिए उसका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहां पर कंपनी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो हाई होगी लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो कम होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में या फाइनेंस के सब्जेक्ट्स में आप ये चीज पढ़ते हैं। इसीलिए जो बी ऑप्शन है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर विच में लीड टू बिजनेस फेल्योर। इनमें से कौन सा एक इंटरनल फैक्टर है जो बिजनेस फेल्योर की तरफ जा सकता है? तो जब मैंने फैक्टर स्टार्ट करे थे तो मैंने कहा था कि बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं होता ना ज्यादा, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और फेल से बचने के लिए सक्सेस की ओर लेके जा सकते हैं, उसको अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, बी ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल इनकैपेबिलिटी, सी ऑप्शन है सोशल एनवायरमेंट एंड डी ऑप्शन है नन। तो इकोनॉमिक और सोशल तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, उसने आपसे इंटरनल पूछा है ना, तो इंटरनल जो है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इनकैपेबिलिटी अगर आप में है तो ये आपके बिजनेस के फेल का रीजन बन सकता है। देन नेक्स्ट कम्स ninth question, which is for business success motivation and confidence is required in। business की सक्सेस के लिए मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस किस में चाहिए? ए है आपका ऑप्शन एम्प्लॉयर, बी ऑप्शन है एम्प्लॉई, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ, क्योंकि मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस सिर्फ एम्प्लॉयर एंटरप्रेन्योर या टॉप लेवल में नहीं चाहिए, आपके एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड होने चाहिए और कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर कि वो एक लीडर का की तरह एक्ट करे, डायरेक्ट करे अपने एम्प्लॉयज को और वो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस उनमें बूस्ट करे अगर कहीं पर भी कमी है तो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज आइडेंटिफाई अ मेथड बाय विच बिजनेस प्रॉब्लम्स कैन बी रिड्यूस्ड। इनमें से एक मेथड चूज करना है जिससे कि आप बिजनेस प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो, यानी कि ओवरकम कर सकते हो ना, जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे। तो उसमें आपका ए जो पॉइंट है वो है ए ऑप्शन मार्केट रिसर्च, बी ऑप्शन है कस्टमर सर्वे, सी ऑप्शन है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर आप अच्छी मार्केट रिसर्च करेंगे, कस्टमर्स का सर्वे करेंगे तो कस्टमर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और आपका प्रोडक्ट मिक्स अगर ऑप्टिमम होगा तो भी आपके लिए ये पॉजिटिव वे में काम करेगा, आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कवर किया, क्या कवर किया कि अगर एक नया बिजनेस है तो उसके फेल होने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, वो रीजंस जो है वो हमने कवर किए। तो आपको उनसे कोप अप करना है, कोप अप का मतलब जो हमने पॉइंट्स पढ़े आपने क्या करना है, उन बिजनेस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। तो उसके भी हमने पॉइंट्स किए कि एक एंटरप्रेन्योर ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को कोप अप करके अपने सक्सेस रेट को इंक्रीज कर सकता है। और हमने ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो students, this was the topic. Thank you and a very good luck to all of you.